हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, और उसका आज पहला पार्ट आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वो पार्ट आपका चल रहा था। तो आज हम इस पर पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक या डेरिवेशन। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, 3 नंबर या 5 नंबर पे आता है। ठीक है, तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो यार जो लोग चैनल पे नए हो उनको बता देना चाहते हैं कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोनों की, केमिस्ट्री और फिजिक्स की। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो भी अगर आप देखना चाहो, जैसे कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश रूप, जितने भी टॉपिक हमने इस पार्ट के पढ़ाए हैं, तो उसी प्लेलिस्ट पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सब लोग क्या करो यार, कॉपी पेन निकाल लो, शुरू करते हैं एकदम मस्त तरीके से। एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो। देखो हमें करना क्या है, आपको एक समान रूप से एक आवेशित लेना है, किसको, वलय को। वलय समझते हो, एक छल्ला टाइप है वलय। ठीक है, तो एक समान रूप से आवेशित एक वलय लेना है, उसके कारण आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसे आपको निकालना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक वलय है, एक वलय बना लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये हमने बना दिया एक छल्ला या एक वलय। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, एक वलय, इसे इस टाइप से बना लेते हैं। ठीक है, ये तो देख लेना चित्र शायद थोड़ा टेढ़ा एढ़ा बन गया हो। ठीक है, ये आपका। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पे बनाना तो सही से बना लेना आप लोग। ये आपका वलय बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक समान रूप से आवेशित करना इसे, तो इसे मान लो हम प्लस क्यू गुलाम के आवेश से आवेशित कर देते हैं। ठीक है, प्लस आवेश से हम लोग इसे क्या करते हैं, आवेशित कर देते हैं। ये आपका। ठीक है, हमारे पास एक वलय है, एक छल्ला है, उसे हमने क्या किया, प्लस आवेश दे दिया, पूरा एक समान रूप से इसे आवेशित कर दिया। क्योंकि आपसे कहा गया है कि हमारे पास आपको एक समान रूप से आवेशित वलय लेना है, इसी के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सबको समझना है। देखो ये एक वलय है जो कि प्लस आवेश से आवेशित है। आप मानते हैं इस आपके वलय का एक केंद्र है यहाँ पे। ठीक है, इसका एक सेंटर है, केंद्र है O, ये इसका एक केंद्र, इस वलय का एक केंद्र है O। ठीक है, और मान लेते हैं इसकी त्रिज्या, इसकी कुछ त्रिज्या भी मान लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं A। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं A। जैसे कि मान लो कोई गोला होता है, अगर उस गोले का केंद्र O है तो उसकी त्रिज्या इस टाइप से, जैसे R मानी जाती है, उसी टाइप से हम यहाँ पे इस वलय का केंद्र O और इसकी त्रिज्या को स्मॉल a मान रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वलय है जो कि एक समान रूप से प्लस क्यू कूलाम के आवेश से आवेशित है और इसका केंद्र O है और इसकी जो त्रिज्या है वो A है। ठीक है, त्रिज्या A है। आप मानते हैं इस O से मान लो x मीटर दूरी पर, इस O से x मीटर की दूरी पे एक बिंदु हम यहाँ पे मानते हैं P, जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, कैसे निकाली जाएगी सब कुछ बताएंगे अभी। हमने आपसे कहा एक समान रूप से आवेशित एक वलय है। ठीक है, और एक समान रूप से जो आवेशित वलय है इस पे एक बिंदु O है जो इसका केंद्र है। ठीक है, एक केंद्र इसका क्या है O और इसकी त्रिज्या A है। O से x मीटर दूरी पर हमने माना एक बिंदु P है, जिस पे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब जैसे कि ये आपका वलय जो है एक समान रूप से आवेशित है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इसकी इतनी बात जितनी हमने चित्र पे बनाई इसको लिख देते हैं, फिर आपको आगे और समझाएंगे। ठीक है, पहले लिखते हैं माना एक समान रूप से आवेशित वलय है। माना एक समान रूप से आवेशित वलय है, एक समान रूप से, जो चित्र में बनाया जाता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, थ्योरी के रूप में माना एक समान रूप से आवेशित वलय है, आवेशित वलय है जो कि प्लस क्यू कूलाम के आवेश से आवेशित, लिख भी सकते हो या ना लिखो। ठीक है, लिख सकते हो जो कि प्लस क्यू कूलाम आवेश से आवेशित है, प्लस क्यू कूलाम आवेश से आवेशित है। ठीक है, प्लस क्यू कूलाम के आवेश से आवेशित है। ठीक है, प्लस क्यू कूलाम के आवेश से भैया ये आवेशित है।
ये हो गया, ठीक है। प्लस क्यू कूलाम के आवेश से आवेशित, तो लिखा माना एक समान रूप से आवेशित वलय है जो कि प्लस क्यू कूलाम आवेश से आवेशित है। लिखते इसका केंद्र O है, इसका केंद्र O है, केंद्र O है तथा त्रिज्या इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल a है, ठीक है। इसका केंद्र O है तथा इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल a है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। माना एक समान रूप से आवेशित वलय है जो प्लस क्यू कूलाम आवेश से आवेशित है, इसका केंद्र इस वलय का केंद्र O है तथा इसकी त्रिज्या a है। इतना एकदम आसान है। आप देखो ये जो वलय है, देखो ये जो वलय है, हम इस वलय को मान लेते हैं कि ये कई खंडों या कई टुकड़ों में मिलकर बना है। ध्यान से समझना, जैसे हम क्या मान लें कि ये वलय जो है छोटे छोटे टुकड़ों में मिलके बना है, इस टाइप से छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके ये पूरा वलय तैयार हुआ है। तो अगर ये छोटे छोटे आपके टुकड़ों या छोटे छोटे मान लो वलय से मिलके बना है, तो मान लेते हैं इसका एक छोटा सा ये आपका खंड ये है, ठीक है। इसका एक छोटा सा खंड हम मान लेते हैं आपका A और B है। ये एक छोटा सा खंड A और B हमने मान लिया, ठीक है। ध्यान से देख लो क्या कह रहे हैं हम आपसे। हमने कहा ये वलय मान लेते हैं कि छोटे छोटे खंडों से मिलके बना है, तो इस छोटे खंड में एक ये खंड है आपका AB, इसी टाइप के इतने छोटे छोटे खंडों से मिलके ये पूरा वलय तैयार हुआ है, ठीक है। यही खंड मान लो एक खंड ये, इस पे इतना और जोड़ोगे इतना और जोड़ोगे तो इस टाइप से आपका पूरा वलय तैयार होगा। तो हमने मान लिया एक आपका छोटा सा इस पूरे वलय का एक छोटा सा खंड AB है और जिस पर आवेश डेल्टा Q मान लेते हैं। आवेश क्या मान लेते हैं? डेल्टा Q। डेल्टा क्यों लगा यहाँ पे? देखो आपको पता है, पहले हमने आपसे यहाँ पे कह दिया है कि ये जो वलय है प्लस क्यू कूलाम आवेश से आवेशित है, ठीक है। जब प्लस क्यू कूलाम आवेश से आवेशित है तो इसका एक जब छोटा सा खंड आपने लिया या छोटा सा लघु अवयव भी कह सकते हो, जैसे छोटा सा खंड कहो या इस वलय का एक छोटा सा लघु अवयव, ठीक है। एक लघु या छोटा सा अवयव या छोटा सा खंड हमने लिया, तो इसका जब पूरा आवेश क्यू है तो जो छोटे से खंड का आवेश होगा वो हो जाएगा डेल्टा क्यू। छोटे से खंड का आवेश क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो इसे, ये जो आपका डेल्टा क्यू जो है आपका, इस वाले पॉइंट को हम उस P बिंदु से मिलाते हैं, इस वाले पॉइंट को हम P बिंदु से मिला दें, ठीक है। ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट को हमने P बिंदु से इस टाइप से मिला दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल। हमने इसका एक छोटा सा लघु अवयव या एक छोटा सा खंड माना AB और जिसका आवेश हो गया डेल्टा Q, और हमने इस वाले पॉइंट को, ये जो AB का पॉइंट यहाँ से हमने इसको इस बिंदु P पे मिला दिया, जिससे पे हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं इसके बीच का कोण थीटा है, यहाँ पर ये जो कोण मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। ये कोण थीटा है। तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया था? लिखा था पहले माना एक समान रूप से आवेशित वलय है जो कि प्लस क्यू कूलाम आवेश से आवेशित है, इसका केंद्र O तथा त्रिज्या A। अभी ये नहीं लिखा था कि O से x मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, लिखते हैं इस O से x मीटर की दूरी पर, x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर, इसी पे तो ज्ञात करनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, मतलब जो चीज़ चित्र में बनाया जाता है वही लिखा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है? इसी बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप लिखते हैं कि माना ये जो आपका पूरा वलय है, ये छोटे छोटे लघु अवयवों या छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। लिखते हैं माना यह आपका वलय, यह वलय छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलकर बना है, छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलके बना है, ठीक है। आपको अच्छे से एकदम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप एक एक पॉइंट समझो, ठीक है। छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलके बना है या छोटे छोटे खंडों से मिलके बना है, ठीक है। लघु अवयवों से मिलकर बना है, जिसका एक लघु अवयव क्या है? AB, जिसका एक अवयव AB है। अवयव क्या है? AB, जिस पर डेल्टा क्यू आवेश स्थित है, जिस पर क्या स्थित है? डेल्टा क्यू आवेश स्थित है। आवेश क्या है भैया? स्थित है, डेल्टा क्यू आवेश स्थित है।
देख लो ध्यान से, सिंपल सी ये थ्योरी केवल लिखना है आपको। जो चीज़ चित्र में बनाया वही चीज़ हमने लिख दिया। माना एक समान रूप से आवेशित वलय है जो प्लस क्यू कूलम आवेश से स्थित है और इसका केंद्र O तथा त्रिज्या A है। O से x मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस E का मान आपको ज्ञात करना है। आप माना यह वलय छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलकर बना है जिसका एक छोटा सा लघु अवयव A भी है जिस पर डेल्टा क्यू आवेश स्थित है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है, इतना आसान है। आपको लिखते हैं यहाँ पर से डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने इससे पहले आपको एक डेरिवेशन कराया था, एक व्यंजक कराया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो कोई बिंदु आवेश आपके पास होता है इस टाइप से, O बिंदु पर प्लस क्यू, O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु मान लो P है। तो इस बिंदु O से R मीटर दूरी पर जो बिंदु P है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने आपको बताया था, जिसका सूत्र आया था E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, जिसने ये आपका डेरिवेशन नहीं पढ़ा इसके पहले वाला वीडियो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो ये हमने आपको पढ़ाया था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो यहाँ पे भी ये कोई बिंदु या आप मान सकते हो जो छोटा सा लघु अवयव इस पर डेल्टा क्यू आवेश स्थित है, तो इसी आवेश के कारण इस बिंदु पर P का अगर इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आएगा तो वो यही आएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर से डेल्टा क्यू आवेश के कारण, ठीक है, डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये जो डेल्टा क्यू आवेश है ये एक बिंदु आवेश का कार्य करेगा। ये डेल्टा क्यू आवेश आपका एक बिंदु आवेश का कार्य करेगा और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आएगा वो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 Q/r² के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से सूत्र वही लिख देते हैं, E = 1/4πε0 Q/r²। और एक चीज़ यहाँ पे जरूर ध्यान रखो, यहाँ पे आवेश क्यू नहीं डेल्टा क्यू है, तो आपको यहाँ पे डेल्टा लगा देना है। ठीक है, डेल्टा क्यू। और यहाँ पे आपको ये जो वैद्युत क्षेत्र इसका आएगा वो भी डेल्टा E ही आएगा। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसका जो वैद्युत क्षेत्र आएगा डेल्टा E आएगा, क्योंकि आपको पता है जो पूरा वैद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा E, और E कब आएगा, जब आपका आवेश होगा प्लस क्यू। और जब आप आवेश डेल्टा क्यू ले रहे हो, क्योंकि एक छोटा सा अवयव है, तो छोटे से अवयव के लिए जब आवेश डेल्टा क्यू है तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र भी डेल्टा E ही होगा। ठीक है, ध्यान से समझो, हमने लिखा डेल्टा क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आएगी डेल्टा E। डेल्टा E जो निकल रही है अभी वैद्युत क्षेत्र, ये इस छोटे से भाग के लिए निकल रहा है। अभी पूरे भाग के लिए भी आपको निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, पूरे भाग के लिए आपको निकाल के दिखाएंगे, ये एक छोटे से भाग के लिए निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पहले जब इतना हो जाए तो हमें यहाँ पर से लिखना है कि इस डेल्टा E को 2 भागों में विभाजित करने पर। ठीक है, अब देखो ध्यान से लिखते पहले फिर समझाते हैं। लिखते हैं डेल्टा E को 2 भागों में विभाजित करने पर। ठीक है, 2 घटकों में विभाजित करने पर लिख देते हैं, 2 घटकों में विभाजित करने पर। ठीक है, 2 घटकों में से क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। इस डेल्टा E को हम क्या करते हैं, 2 घटकों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे आप डेल्टा E निकाल रहे हो इसे क्या करते हैं, 2 घटकों में विभाजित कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके 2 घटक बनेंगे जाके इस टाइप से, यहाँ पे समझना चित्र को। ठीक है, यहाँ पे आपके जो 2 घटक बनेंगे इस टाइप से बनेंगे जाके, ये P बिंदु था। ठीक है, यहाँ पे आपका देखो थीटा कोण है और यहाँ पे आपका जो डेल्टा E है तो उसके कारण यहाँ पे आपका कार्यरत होगा डेल्टा E साइन थीटा, और यहाँ पे भी आपका कार्यरत होगा डेल्टा E साइन थीटा, और यहाँ पे आपका कार्यरत होगा डेल्टा E कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, तो जब डेल्टा E को 2 घटकों में विभाजित करने पे तो यहाँ पर से 2 घटक आएंगे। पहला घटक आएगा क्षैतिज घटक, पहला घटक आएगा क्षैतिज घटक। ठीक है, क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, क्षैतिज ये होता है, देखो क्षैतिज का मतलब ये जो क्षैतिज में है ये कौन सा होगा, डेल्टा E कॉस थीटा। यहाँ से लिखते हैं क्षैतिज घटक आएगा डेल्टा E कॉस थीटा, तथा ऊर्ध्वाधर घटक, एक घटक आएगा ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक
ठीक है। एक घटक आएगा क्षैतिज घटक जो कि डेल्टा ई कॉस थीटा होगा, एक आएगा ऊर्ध्वाधर घटक जो यहाँ पे इस टाइप से कार्यरत होगा, ये है आपका डेल्टा ई साइन थीटा, इधर भी होगा और डेल्टा ई साइन थीटा इधर भी होगा। तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या आ जाएगा, डेल्टा ई साइन थीटा। ठीक है, डेल्टा ई साइन थीटा। देख सकते हो ध्यान से, डेल्टा ई को दो घटकों में वियोजित किया गया क्योंकि डेल्टा ई क्या था, ये जो छोटे से भाग के कारण वैद्युत क्षेत्र आ रहा है, तो यहाँ पे कोण थीटा है, तो और तो यहाँ पे बिंदु पी पे आपका ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर का मतलब जो इस टाइप से स्टैंड होता है, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर घटक पे डेल्टा ई साइन थीटा इधर भी कार्यरत होगा, इधर भी, और क्षैतिज के मतलब ये आपका, ठीक है, हॉरिजेंटल कहते हैं क्षैतिज को, तो ये आपका इधर डेल्टा ई कॉस थीटा कार्यरत होगा। ठीक है, आपने अगर बुक पे देखा हो शायद तो इस टाइप से भी चित्र आपको बना दिख सकता है, इस टाइप से देखो, जैसे यहाँ पे ऊपर बना इस टाइप से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चित्र इस टाइप से आप बना सकते हो चाहो तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लघु अवयव माना, मानो हम यहाँ पे मान ले तो इस टाइप से चित्र बन जाएगा जाके यहाँ से जाके। ठीक है, ये आपका ये, और इसे इस लाइन को भी चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो जी। ठीक है, कुछ नहीं किया, देख सकते हो जैसे ऊपर ये बना था वैसे ही नीचे हमने बना दिया। और यहाँ पे आपका ये डेल्टा ई आ जाएगा ये, और इधर भी डेल्टा ई। ठीक है, ये आप चित्र पूरा कंप्लीट है, देख सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और करना, यहाँ पे ये जो ए बी से पी तक की दूरी, इसे आर के इक्वल मान लेते हैं। ए बी से पी तक की दूरी को आर के इक्वल मान लो। ठीक है, ए बी से पी तक की दूरी को क्या किया, आर के इक्वल मान लिया हमने। ठीक है, देख लो ध्यान से, ये जो ए बी, ये जो छोटा सा खंड था, इससे हमने पी तक की दूरी को कितना मान लिया, आर मीटर की दूरी मान लिया। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो आप लिख भी देना, देखो ओ से x मीटर दूरी पर ये है, और यह वाला छोटे छोटे लघु अवयव से मिलकर बना है जिसका एक ए बी है। ठीक है, लिख देना चाहे तो ए बी से पी की दूरी, ए बी से बिंदु पी की दूरी, बिंदु पी की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक है, इसके आगे ही यहाँ पे छोटा सा लिख देना कि ए बी लघुखंड या ए बी लघु अवयव से बिंदु पी की दूरी स्मॉल आर है। ठीक है, तो देख सकते हो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यार, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। फिर से एक बार पूरा आपको समझा देते हैं। एक लघु अवयव था जिसका केंद्र O था, इसकी त्रिज्या A थी, और इससे x मीटर दूरी पर एक बिंदु P था जिस पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। अब हमने इसका एक छोटा सा लघु अवयव या एक छोटा सा खंड ले लिया, ये ए बी। ठीक है, मान लिया कि ये छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। अब इस पे मान लिया जब पूरा आवेश, इस पूरे वलय का आवेश क्यू है, तो छोटे से खंड का आवेश कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू। और यहाँ से माना इस डेल्टा क्यू या इस छोटे से खंड से इस बिंदु पी तक की दूरी कितनी है, स्मॉल आर, और इसके बीच का कोण थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर से डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र निकाला गया, बिंदु पी पर। ठीक है, बिंदु पी किस पे, बिंदु पी पर। डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर निकाला तो ये सूत्र आया। अब हमने कहा इस डेल्टा ई, ये जो छोटे से भाग का वैद्युत क्षेत्र आ रहा है, इसको दो घटकों में वियोजित करने पर या दो घटकों में विभाजित कर देते हैं, तो इसका एक क्षैतिज घटक आएगा इस टाइप से जो कि डेल्टा ई कॉस थीटा होगा, और ऊर्ध्वाधर घटक इस टाइप से कार्यरत होगा, डेल्टा ई साइन थीटा, डेल्टा ई साइन थीटा। अब जैसे यहाँ पे ऊपर चित्र बना था वैसे हमने नीचे भी बना दिया इस टाइप से, डॉट डैश 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 लाइन करके। ठीक है, यहाँ पे ये आपका इस टाइप से डैश डैश करके हमने ऊपर भी बना दिया, ये डेल्टा ई लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे भी यहाँ पे डेल्टा ई लिखा हुआ है, ये आपका अब चित्र कंप्लीट है। ठीक है, देख सकते हो इतना है, क्षैतिज घटक ये है, ऊर्ध्वाधर घटक ये है। तो अब क्या करो आप लोग, देख सकते हो जगह तो बची नहीं यार, तो इस थ्योरी का आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट। देख सकते हो ये जो थ्योरी लिखी है ना इतनी, इस थ्योरी का ले लो स्क्रीनशॉट। अब हम आपको इसका जो डेरिवेशन है इसको आगे करके दिखाएंगे, तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये थ्योरी हम इरेज कर देंगे क्योंकि जगह बचेगी नहीं। तो थ्योरी आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में नोट कर लेना। तो हम यहाँ पे जो इतना है इसके आगे का आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक है, तो जितनी चीज़ें हमने नीचे लिखी थी वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और ये चीज़ जरूर जान लेना, ये जो आर स्क्वायर थी ये यही वाली दूरी है आपकी। ठीक है, जो आर हमने मानी है यही दूरी आपकी आर स्क्वायर लिखी हुई है। ठीक है, यही दूरी आपकी आर स्क्वायर लिखी हुई है, क्योंकि डेल्टा क्यू से इस बिंदु पी के बीच की दूरी ही लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पे आर स्क्वायर था। ठीक है, फिर लिखा डेल्टा ई को दो घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज घटक डेल्टा ई कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक डेल्टा ई साइन थीटा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया, डेल्टा ई साइन थीटा। अब अगर आप इस चित्र पे देखोगे तो डेल्टा ई साइन थीटा इधर भी जा रहा है
और डेल्टा ई साइन थीटा इधर भी आ रहा है। देखो ध्यान से, इधर अगर ई कॉस थीटा की बात करें ये तो एक ही तरफ है, ठीक है, ई कॉस थीटा की बात करें ये तो एक ही तरफ है, लेकिन जो ई साइन थीटा है वो इधर की ओर भी है और नीचे की ओर भी है। अर्थात जब एक आपका ऊपर की ओर लगेगा, एक नीचे की ओर लगेगा, तो ये दोनों क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। क्योंकि आपका जब एक डेल्टा ई साइन थीटा ऊपर की ओर लग रहा है, डेल्टा ई साइन थीटा नीचे की ओर लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो यहाँ पर से आप लिख सकते हो डेल्टा ई साइन थीटा ऊपर और नीचे की ओर लगने की, या आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि डेल्टा ई साइन थीटा निरस्त हो जाएगा, डेल्टा ई साइन थीटा निरस्त हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा ई साइन थीटा क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। क्यों निरस्त हो जाएगा, आप चाहे तो पूरा कारण भी लिख सकते हो कि आपका डेल्टा ई साइन थीटा ऊपर और नीचे दोनों ओर लगने की वजह से यह इसके प्रभाव को निरस्त कर देंगे। ठीक है, या आप लिख सकते हो डेल्टा ई साइन थीटा निरस्त हो जाएगा। और क्यों निरस्त हो रहा है आपको तो समझ में आ गया, क्योंकि डेल्टा ई साइन थीटा ऊपर भी लग रहा था नीचे भी लग रहा था, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। कार्यरत केवल क्या होगा, डेल्टा ई कॉस थीटा, साइन थीटा वाला आपस में कट जाएगा, क्योंकि एक ऊपर की ओर लग रहा है एक नीचे की ओर, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहे पूरा लिख लेना कि डेल्टा ई साइन थीटा एक ऊपर की ओर लग रहा है एक नीचे की ओर, तो इस कारण से आपस में कट जाएंगे या निरस्त हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया डायरेक्ट डेल्टा ई साइन थीटा निरस्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो आगे, अब यहाँ पे कार्यरत क्या होगा, केवल डेल्टा ई कॉस थीटा। ठीक है, अब आपने देखा था डेल्टा क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे आया था डेल्टा ई आया था, अभी क्या आया था डेल्टा ई, क्योंकि डेल्टा क्यू आवेश था। अभी ये छोटे से खंड के लिए निकला था, इस ए बी के लिए। आप निकालते हैं इस पूरी वलय के लिए, तो लिखते हैं संपूर्ण वलय के कारण, संपूर्ण वलय के कारण, संपूर्ण वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूरे मतलब संपूर्ण वलय के कारण हम लोग निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पूरे वलय के कारण। ठीक है, तो जो संपूर्ण वलय के कारण आएगी, देखो छोटे से खंड के लिए तो डेल्टा ई आई थी, जब संपूर्ण वलय के लिए निकालोगे तो वो आ जाएगी ई। ठीक है, ई आ जाएगी और ई इक्वल टू होगा सिग्मा और इस डेल्टा ई को। यहाँ पे समझो क्या लिखा है हमने, देखो हमने लिखा संपूर्ण वलय के कारण, तो संपूर्ण वलय के कारण आई ई, और डेल्टा ई क्या थी, छोटे से खंड के लिए, तो इसका छोटे से खंड को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिग्मा को। सिग्मा डेल्टा ई लिखा है, मतलब इसके सारे खंडों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने जोड़ दिया है ये। ठीक है, सिग्मा लगने का मतलब है डेल्टा ई इस खंड का, फिर अगले खंड का डेल्टा ई, फिर अगले खंड का डेल्टा ई, इन सब को जोड़ने के बाद जो आएगा वो आएगा ई। तो ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डेल्टा ई। सिग्मा क्यों लगा है, क्योंकि देखो सिग्मा इसलिए लगा, डेल्टा ई छोटे से भाग का था, सिग्मा लग गया तो मतलब पूरे भाग का। ठीक है, अर्थात छोटे छोटे भागों को जोड़ दिया गया। ठीक है, डेल्टा ई के जितने छोटे भाग थे वो जुड़ गए, इस सिग्मा का मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ से लिखते हैं ई इक्वल टू सिग्मा, डेल्टा ई की वैल्यू कहाँ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही चीज़ है। देखो लिख दिया हमने, डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, आप देखो क्या करते, ई इक्वल टू, आप देखो डेल्टा क्यू को केवल अंदर रखो और सबको बाहर ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज़ यहाँ पे देखो हमने नहीं लिखा कि ई जो आएगा सिग्मा डेल्टा ई नहीं आएगा, यहाँ पे आपका डेल्टा ई किसमें, डेल्टा ई कॉस थीटा आपका कार्यरत होगा, तो डेल्टा ई कॉस थीटा होगा। ठीक है, ये भूल आपको भी नहीं करना। देखो कहा था हमने आपसे डेल्टा ई साइन थीटा ऊपर नीचे होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे डेल्टा ई कॉस थीटा आपका, ये डेल्टा ई कॉस थीटा आपका कार्यरत होगा, इसलिए ई इक्वल टू आएगा सिग्मा डेल्टा ई कॉस थीटा। ठीक है, जो संपूर्ण वलय के कारण जो आएगा वो आएगा ई इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले देखो ई इक्वल टू लिखा सिग्मा, डेल्टा ई की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप वैल्यू लिखनी है कॉस थीटा, कॉस थीटा की। ठीक है, तो कॉस थीटा अभी मान निकाल के दिखाएंगे आपको, पहले कॉस थीटा यहाँ पे अभी नोट कर लो। देखो ई इक्वल टू सिग्मा लगा, डेल्टा ई की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कॉस थीटा था कॉस थीटा लिख दिया। आप देखो क्या करो, यहाँ पर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा और बटे में आर स्क्वायर को ले लो बाहर, बचेगा सिग्मा और डेल्टा क्यू, तो इसे ऐसे लिख दो।
ध्यान से देखो क्या किया हमने इस 1/4πε0 और cos थीटा और आर स्क्वायर को ले लिया बाहर, बचा केवल डेल्टा क्यू। ठीक है, आप देखो जब डेल्टा क्यू क्या था, छोटे से भाग का था, तो जो सिग्मा डेल्टा क्यू आएगा, लिखते हैं सिग्मा डेल्टा क्यू जो आएगा वो पूरा आ जाएगा क्यू। ठीक है, क्योंकि डेल्टा क्यू आपको बताया था, डेल्टा क्यू है छोटे से भाग का और पूरे भाग का कितना था, प्लस का क्यू। तो जब छोटे छोटे भागों को आप जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा क्या, क्यू ही तो मिलेगा, क्योंकि इसी से मिलके तो डेल्टा क्यू बना है। तो सिग्मा का मतलब सभी भागों को जोड़ना है, और किसके, डेल्टा क्यू के, तो डेल्टा क्यू के सभी भागों को जोड़ने पर क्यू मिल जाएगा। तो आप इसकी जगह क्यू लिख सकते हो। तो लिखते हैं E = 1/4πε0 ε0 cos थीटा बटे आर स्क्वायर इंटू क्यू। ठीक है, इंटू क्यू देख सकते हो। इसे चाहो तो मान लो समीकरण नंबर 2 देख सकते हो, E = 1/4πε0 डेल्टा क्यू आपका बन गया क्योंकि सिग्मा लगा था, इसको जोड़ दिया, क्यू बन गया cos थीटा बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर से आपको समझ में आओगा, आशा करते हैं। सिग्मा डेल्टा ई cos थीटा क्यों हुआ, क्योंकि डेल्टा ई cos थीटा यहाँ पे क्षैतिज घटक है, इसलिए इतना आ गया आपका। ठीक है, देखो ठीक है, अब समीकरण 2 बना लिया। अब यहाँ पे समीकरण 2 इसलिए बनाया क्योंकि अब हमें cos थीटा का मान निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर से लिखते हैं त्रिभुज, देखो थीटा ये कोण है, थीटा कोण कौन सा था, ये वाला, इसके बीच का कोण, इसके बीच का। तो हम लिखते हैं त्रिभुज OPA में लिखते हैं। देखो ये आप OPA बना लो या OPB बना लो, क्योंकि A और B दोनों ही है इस पे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो OPB लिखो चाहे OPA लिखो, हम लिख देते चलो OPB। त्रिभुज OPB में क्या लिख देते, त्रिभुज OPB में। तो त्रिभुज OPB में क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर, मैथ वालों को सबको पता होगा cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटे में होता है कर्ण। क्या सूत्र होता है, आधार बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आप देखो ये थीटा कोण है, तो थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं। ध्यान से समझो, थीटा के सामने की भुजा, ये जो थीटा के जस्ट सामने हो उसे लंब बोला जाता है। ठीक है, तो ये भुजा जो है ये लंब है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। जो सबसे बड़ी होती है, देखो ये और ये, इसमें सबसे बड़ी आपको यही दिखेगी, तो ये कर्ण हो जाएगी। और थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो जो शेष बचा वो क्या हो गया, आधार। अर्थात यहाँ पे OP आपका क्या हो गया, आधार, और OP की वैल्यू है x। तो आप आधार की जगह चाहे OP लिख दो, चाहे लिख दो डायरेक्ट x। और कर्ण की वैल्यू क्या है, कर्ण है सबसे लंबी भुजा, तो r हो जाएगी। देख लो ध्यान से, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, बस ये याद रखो। तो थीटा के सामने की भुजा लंब, अर्थात इसके सामने की लंब ये हो गई। तो अब चाहिए आपको आधार, तो ये वाली आपकी हो जाएगी कर्ण। क्यों कर्ण हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी ये है, तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है। तो ये आपकी कर्ण हो जाएगी, थीटा के सामने की लंब हो जाएगी, बची वाली आधार हो जाएगी। तो आधार आपका क्या है, ये वाला O से लेके P तक, OP आपका आधार है। देख लो OP आपका आधार है, तो आधार की लंबाई कितनी, x है, तो आधार की जगह x रख दिया। कर्ण आपका क्या है, ये आपका B और P। ठीक है, तो यहाँ पे इसको R लिख दिया। तो ये जो cos थीटा की वैल्यू आई, इसी को आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पर से लिख सकते हो कि cos थीटा का मान, थीटा का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, ठीक है, रखने पर, सही से लिख देना, रखने पर। ठीक है, cos थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यही है, इसी पे रखो। E = 1/4πε0, और आगे आपका देखो cos थीटा है, तो cos थीटा को आगे लिख लो, पहले Q को लिख लो। ठीक है, पहले क्या किया, इस Q को पहले लिख लिया, cos थीटा को बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो Q बटे में क्या हो गया, आर स्क्वायर, और इंटू में cos थीटा। देख लो ध्यान से, E = 1/4πε0 वैसा ही, Q वैसा ही, आर स्क्वायर वैसा ही, बचेगा क्या, cos थीटा। तो आगे आप क्या लिखते हैं, cos थीटा को लिखते हैं। आगे क्या लिखते हैं, cos थीटा को लिखते ना। तो यहीं पे cos थीटा का मान आपने निकाल लिया है। अब x अपॉन में r, तो इसको रख दो x अपॉन में r। ठीक है, देख लो, सिंपल। E = 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। cos थीटा बचा था, तो cos थीटा की वैल्यू रख दी x अपॉन r। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो E = कितना आ जाएगा, अब E = आ जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0, आगे है Q और आगे है x, तो QX, और अपॉन में r का आर स्क्वायर से गुणा r³। ठीक है, ये आपका बन जाएगा एक समीकरण। ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3। देख लो ध्यान से क्या हुआ,
ये आपका E इक्वल टू 1/4πε0 Q का x से गुणा QX हो गया, R स्क्वायर का R से गुणा R क्यूब हो गया। आप देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और काम करना है, अभी थोड़ा सा एकदम बचा है 1-2 लाइन का डेरिवेशन। अब आपको यहाँ पे करना होगा कुछ चीज़, वो भी आपको बताएंगे। तो पहले इतना बताओ, इतना तो सबको समझ में आ गया ना जितना चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले इतना आया था, फिर ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक में बदला, फिर डेल्टा ई साइन थीटा निरस्त क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर और नीचे था तो कैंसिल हो गया। फिर संपूर्ण वलय के कार्य निकाला तो सिग्मा क्यों लगा, सिग्मा इसलिए लगा क्योंकि हमें सबको जोड़ना है, ठीक है। सिग्मा का मतलब पूरे का है, सिग्मा का मतलब पूरे को जोड़ जोड़ के, ये जो छोटे छोटे खंड है इनको जोड़ जोड़ के। तो डेल्टा ई कॉस थीटा कार्यरत था, डेल्टा ई साइन थीटा कैंसिल हो गया था, तो डेल्टा ई कॉस थीटा वाले को लिख लेंगे। फिर डेल्टा ई की वैल्यू लिख दिया, कॉस थीटा आगे सॉल्व किया, इतना सॉल्व किया कॉस थीटा की वैल्यू, और कॉस थीटा का मान हमने यहाँ पे रख दिया और ये आपका आया, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब इसके आगे हम इसको इरेज कर देंगे, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ये जो इतनी वैल्यू इसको आगे लिख के थोड़ा सा बचा है उसको डेरिवेशन आपका पूरा सूत्र निकाल देंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। तो जो समीकरण नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 आया था वो था E इक्वल टू 1/4πε0 QX अपॉन में R क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। नीचे से लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय सबने पढ़ी होगी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र सबने पढ़ा होगा, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण लंब आधार तो हमने आपको समझा दिया था, थीटा के सामने की भुजा होती लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब, लंब की मात्रा कितनी है a, तो आपको लंब की जगह लिख देना a और इसका स्क्वायर करना, तो a का स्क्वायर कर दो, प्लस लगाओ। अब आपसे कहा जो सबसे लंबी भुजा उसे बोलते हैं कर्ण, तो कर्ण कितना है r है, ठीक है, यही कर्ण है r, तो इसकी जगह लिख दो r, तो r का स्क्वायर। और आधार कितना है, आधार देखो भैया आपसे कहा थीटा के सामने की भुजा लंब, ये वाली भुजा कर्ण, तो बची वाली भुजा आधार हो जाएगी, और आधार कितना है x, आधार कितना, इसकी लंबाई OP की लंबाई देखो x, तो x लिख दो और x का कर दो स्क्वायर। यही होती पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण है आपका r, तो r का स्क्वायर, लंब है आपका a, तो a का स्क्वायर प्लस आधार आपका x, तो x का स्क्वायर। अब यहाँ पर से r स्क्वायर है, हमें अगर देखो यहाँ पे r क्यूब था, तो अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहें तो इधर है 2, तो उधर अगर जाएगा a तो बन जाएगा, रुको या तो अभी रुको, यहाँ पे r स्क्वायर, इसे आगे सॉल्व कर लो, a का स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर किया a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है, अगर इस घात को उधर भेजे तो क्या हो जाएगा, इधर 2 है तो उधर हो जाएगा 1/2, तो r इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। देख लो ध्यान से, अगर इधर स्क्वायर है तो उधर पावर जाएगी 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा, इधर की पावर उधर भेजोगे तो 1/2 हो जाएगी। आप ऐसे भी लिख सकते थे जैसे r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर था, जैसे स्क्वायर हटाओगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है, उधर अंडर रूट भी लगा सकते हो। तो कोई कोई समझ रहा होगा कि भैया ने ये क्यों नहीं किया, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटता है तो उधर अंडर रूट लगा देते, ये करते ना, तो वही किया यार। देखो अंडर रूट जब होता है तो अंडर रूट को लिख देते हैं 1/2 पावर में, ठीक है, तो वही चीज़ हमने क्या 1/2 लिख दिया है, ठीक है। तो दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये किया है क्योंकि आपको अभी पता चलेगा, एकदम आसान लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर था, तो r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसकी पावर जो 2 थी उधर हो जाएगी 1/2, मतलब उल्टी हो जाएगी, ठीक है। इसे मान लेते हैं समीकरण 4। अब इस r की वैल्यू इस समीकरण 3 पे रखते हैं, लिखते हैं r का मान समीकरण 3 पे रखने पर, r का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। r का मान हम क्या करते हैं भैया, समीकरण 3 पे रख देते हैं, तो समीकरण 3 पे रखो, तो यहाँ पर से E इक्वल टू 1/4πε0 QX अपॉन में r क्यूब है, r की वैल्यू ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, और है कितना क्यूब, तो बाहर लगा दो क्यूब,
ध्यान से देखो क्या किया गया है, ठीक है, ध्यान से देखो। हमारा ये फॉर्मूला है इक्वल टू 1/4πε0 QX और नीचे R क्यूब। तो अभी R की क्यूब भूल जाओ, केवल R से मतलब रखो। R इक्वल टू A² + X² की पावर 1/2। बाहर 3 है, मतलब उसका क्यूब करना है, तो हमने बड़ा कोष्टक लगा के कर दिया 3। बड़ा लगा लो, मंझला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैथ वाले शायद समझ रहे हो कि छोटे कोष्टक के बाद मंझला कोष्टक लगता है, तो ऐसे वाला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इसका होल क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। तो A² + X² की पावर 1/2, बाहर लग गया क्यूब, ठीक है। आप क्यूब कर दो यहाँ पे, तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0। ऊपर है QX अपॉन में, देखो इधर है 1/2 और इधर है 3, तो इस 1/2 का 3 से हो जाएगा गुणा। क्योंकि जब घात इस टाइप से लिखी हो, जैसे मान लो 2 की पावर 4 की पावर 4 इस टाइप से लिखी हो, तो इस घात का इस घात से हो जाता है गुणा, ठीक है। तो इस घात का इस घात से हो जाता है गुणा, तो यहाँ पे इन घातों को जोड़ देते हैं। तो सिंपल क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा A² + X² की पावर 1/2। 1/2 का हो जाएगा 3 से गुणा, ठीक है। 1/2 का हो जाएगा 3 से गुणा, तो सिंपल यहाँ से आप लिख सकते हो E इक्वल टू 1/4πε0 QX और अपॉन में A² + X² की पावर में 3 और 1/2 का गुणा 3/2। यही आ जाएगा आपका एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये था आपका पूरा सूत्र, ठीक है। 5 नंबर का डेरिवेशन अगर पूछा जाए तो मस्त तरीके से आप कर देना। नीचे चाहो तो लिख लेना कि यही आपका एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला है या E का सूत्र है। तो आशा करते यार समझ में सबको आएगा। डेरिवेशन थोड़ा बड़ा था, मानते बड़ा था, लेकिन जब पूरा समझोगे ना फिर से, तो आपको पूरा एक एक समझ में आएगा। खुद कहोगे हाँ भैया एकदम पूरा समझ में आया, ठीक है। समझ में आ जाए तो कमेंट करके भी बता देना, ठीक है। तो सबका जो स्क्रीनशॉट लियो, अब उसको अपने मन से एक बार कॉपी पे आप अपने मन से उसको करना, 1-2 बार करोगे तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यार, अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई कर सके। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, दोनों की तैयारी मस्त कर रहे हैं। कोचिंग की आपको कोई आवश्यकता नहीं, पूरी मस्त तैयारी आपको करा देंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।